हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। आज मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फिर से सामान्य अध्ययन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सलूशन लेके आई हूँ। आज मैंने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जीएस के लिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ए.ओ. ह्यूम का वह जीवनीकार लेखक कौन था जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना। तो ए.ओ. ह्यूम का वह जीवनीकार जो बाद में यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कौन? विलियम बैडरबर्न। तो जो विलियम बैडरबर्न था यहाँ पे, वो ए.ओ. ह्यूम का क्या होता है? जीवनीकार होता है। और ये क्या बनता है यहाँ पे? बाद में INC का क्या बनता है? यहाँ पे अध्यक्ष बनता है। और तो जो विलियम बैडरबर्न था यहाँ पे, ये कितनी बार यहाँ पे इसका अध्यक्ष बनता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो ये बनता है कितने बार? 2 बार। ठीक है, एक बार ये बनता है 1889 में और एक बार ये बनता है कब? 1910 में। तो अगर कभी क्वेश्चन आपसे घुमा के ऐसा पूछे कि वह अंग्रेज कौन था जो 2 बार यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, तो इसका आंसर भी आप क्या लगाओगे? विलियम बैडरबर्न। तो जो विलियम बैडरबर्न था यहाँ पे, ये 2 बार यहाँ पे क्या बना था? यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यहाँ पे अध्यक्ष बना था। अगर यहीं पे अगर ये ऐसा क्वेश्चन होता कि वह कौन है, वो पहला अंग्रेज कौन था यहाँ पे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, तो पहला अगर अंग्रेज बोला जाता तो इसका आंसर होता कौन? जॉर्ज यूले। ठीक है, दोनों में यहाँ पे क्या है आपको डिफरेंस याद रखना है। तो ये है 2 बार बनने वाला अंग्रेज, और ये जो जॉर्ज यूले था, ये पहली बार यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला अंग्रेज था। ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं किसके बारे में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ठीक है, हमारी INC के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी जो स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी? 1885 में। ठीक है, 1885 में कहाँ हुई थी? बम्बई में। ठीक है, 1885 में बम्बई में जो क्या था उस टाइम पे, वहाँ पे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय था। वहाँ पे क्या करी गई थी? INC की स्थापना करी थी। किसने? जो उस टाइम पे भारत का वायसराय था, कौन? डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन जो उस टाइम पे यहाँ पे क्या था? भारत का वायसराय था। इसके कहने पर जो ए.ओ. ह्यूम थे, इन्होंने यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यहाँ पे क्या स्थापना करी थी। और जो इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे, वो बनाया गया था किसको? भूमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि WC बनर्जी को यहाँ पे क्या बनाया गया था? इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और जो इसके पहले महासचिव बनाए गए थे, वो महासचिव किसको बनाया गया था? तो ए.ओ. ह्यूम को यहाँ पे इसका महासचिव बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या था? 1886 में जब इसका अगला अधिवेशन होता है, तो 1886 में जो कलकत्ता अधिवेशन होता है, इसमें जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, वो बनाया जाता है किसको बनाया जाता है? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को यहाँ पे इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, और जो दादा भाई नौरोजी थे, ये पहले ऐसे फारसी थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यहाँ पे अध्यक्ष बने थे। फिर उसके बाद 1887 में जो यहाँ पे अध्यक्ष बनाया जाता है, वो किसको बनाया था? पहले मुस्लिम। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनाए जाते हैं, ये बनाया जाता है किसको? बदरुद्दीन तैयब जी को। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी को यहाँ पे पहला मुस्लिम अध्यक्ष बनाया जाता है। और कहाँ पे हुआ था जो ये अधिवेशन हुआ था 1887 वाला? तो ये होता है का मद्रास। तो मद्रास अधिवेशन 1887 में यहाँ पे पहले मुस्लिम अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? बदरुद्दीन तैयब जी को। फिर उसके बाद जो अगला अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था 1888 में। ठीक है, जिसमें पहला अंग्रेज अध्यक्ष बनाया जाता है किसको? जॉर्ज यूले को। ठीक है, पहला जो अंग्रेज अध्यक्ष बनाया जाता है, वो बनाया जाता है किसको? जॉर्ज यूले को पहला अंग्रेज अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद जो अध्यक्ष बनता है यहाँ पे, वो बनता है विलियम बैडरबर्न, जो 2 बार यहाँ पे इसका अध्यक्ष बना था INC का, और इसी ने यहाँ पे ए.ओ. ह्यूम की यहाँ पे जीवनी लिखी थी। ठीक है, और यहाँ पे अगर एक और पॉइंट आपको याद रखना है, कभी अगर एग्जाम में घुमा के ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि कितने ऐसे विदेशी व्यक्ति थे जो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यहाँ पे अध्यक्ष बने थे, तो आपको ये भी याद रखना है। तो क्या था यहाँ पे? 6 विदेशी। ठीक है, टोटल कितने विदेशी? तो 6 विदेशी ऐसे थे। ठीक है, जो 7 बार, कितने बार? 7 बार यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अब बात आती है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, वो कौन बनी थी? तो वो बनी थी एनी बेसेंट। ठीक है, तो एनी बेसेंट इसकी क्या बनी थी? पहली महिला अध्यक्ष यहाँ पे बनी थी। और अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता कि पहली भारतीय महिला जो अध्यक्ष बनी थी, वो कौन बनी थी? तो वो किसको बनाया गया था? वो बनाया गया था सरोजनी नायडू को। ठीक है, सरोजनी नायडू को यहाँ पे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनाया गया था। आपको दोनों याद रखने हैं। तो पहली महिला अध्यक्ष बोले तो एनी बेसेंट, और पहली भारतीय अध्यक्ष बोले तो सरोजनी नायडू। तो ये दोनों आपको यहाँ पे फैक्ट याद रखने हैं। तो ये थे हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में महत्वपूर्ण यहाँ पे फैक्ट।
तो अगला प्रश्न, भारत में विद्युत तार का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में जो विद्युत तार का जनक माना जाता है, ये माना जाता है किसको? लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी को भारत में विद्युत तार का यहाँ पे जनक माना जाता है, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के ही काल में 1853, ठीक है, डेट भी आपको याद रखनी है, 1853 में पहली जो तार सेवा शुरू हुई थी, ये कलकत्ता से आगरा के बीच शुरू हुई थी। ठीक है, डेट भी जगह भी आपको याद रखनी है, कलकत्ता से आगरा के बीच यहाँ पे क्या हुई थी? पहली जो तार सेवा है शुरू की गई थी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी के बारे में 2-3 चीज़ें और याद रखनी है कि जो लॉर्ड डलहौजी था, इसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि आधुनिक भारत का जनक, ठीक है, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको? लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का यहाँ पे जनक कहा जाता है। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आपको याद रखना है 16 अप्रैल, ठीक है, डेट भी याद रखनी है, 16 अप्रैल 1853 को जो पहली रेल चली थी, ये कहाँ से कहाँ चली थी? ये चली थी बम्बई से थाने। ठीक है, बम्बई से थाने यहाँ पे पहली रेल जो थी वो लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में यहाँ पे चली थी। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी के बारे में आपको ये भी याद रखना है कि लॉर्ड डलहौजी के ही काल में क्या हुआ था? यहाँ पे 1854 में शिक्षा के संबंधी सुधार के लिए यहाँ पे वुड डिस्पैच भी आया था। तो वुड डिस्पैच भी किसके काल में आया है? वुड डिस्पैच, ये भी किसके ये किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित था, और ये भी यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी के ही यहाँ पे शासनकाल में आया था। ठीक है, 1854 में यहाँ पे एक और चीज़ हुई थी, इसी के काल में यहाँ पे डाक टिकट का प्रचलन भी हुआ था। तो डाक टिकट का जो प्रचलन शुरू हुआ था, डाक टिकट का प्रचलन, ये भी यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी के ही काल में शुरू हुआ था। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे निकल के आती है, लॉर्ड डलहौजी ने यहाँ पे एक नीति अपनाई थी जिसका नाम था हड़प नीति। तो हड़प नीति यहाँ पे किसने लागू करी थी? तो हड़प नीति यहाँ पे लागू करी थी किसने? लॉर्ड डलहौजी ने, जिसको यहाँ पे क्या कहा जाता है? व्यापकत सिद्धांत। ठीक है, व्यापकत सिद्धांत यहाँ पे हड़प नीति को कहा जाता है, जिसके तहत इसे सबसे पहले जो मिलाया था यहाँ पे सतारा राज्य को अपने राज्य में मिलाया था। तो सतारा को सबसे पहले इसने कंपनी में मिलाया था, और 1856 में इसने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर इसने क्या किया था? अवध को यहाँ पे कंपनी पे मिलाया था, आपको याद रखना है। तो सबसे पहले सतारा को मिलाया था, और 1856 में इसने मिलाया था अवध को कुशासन के आरोप में। ठीक है, तो ये थे यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 3 कठिया अनुबंध किस आंदोलन से संबंधित था? तो जो 3 कठिया यहाँ पे अनुबंध था, ये संबंधित था यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह से। ठीक है, अब यहाँ चंपारण सत्याग्रह क्या है? तो इसमें क्या था कि जो यहाँ पे 3 कठिया अनुबंध है, इसमें क्या होता था कि जो बिहार के जो किसान थे, उन लोगों को वहाँ पे 3/20 भाग पे नील की खेती करना क्या था? अनिवार्य था। यानी कि जो चंपारण के किसान थे, उन बेचारों को वहाँ पे क्या था उस टाइम पे? तो उनको वहाँ पे 3/20 भाग पे नील की खेती करना क्या था? अनिवार्य था, जिससे वहाँ के किसान क्या थे? बहुत ज़्यादा क्या थे? परेशान थे। इसीलिए क्या होता है, वहाँ का जो एक किसान होता है राजकुमार शुक्ल, वो क्या करता है? महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए क्या करता है? आग्रह करता है, और राजकुमार शुक्ल के कहने पर ही जो महात्मा गांधी होते हैं वो चंपारण आते हैं इन नील की खेती करने वाले किसानों की समस्या को हल करने के लिए। ठीक है, और जब महात्मा गांधी यहाँ की किसानों की समस्या को यहाँ पे हल कर देते हैं, तो इससे खुश होकर यहाँ पे जो उस टाइम पे रविन्द्रनाथ टैगोर थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर क्या होता है? यहाँ पे महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि यहाँ पे प्रदान करते हैं। तो याद रखना है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही जो रविन्द्रनाथ टैगोर होते हैं, इन्होंने क्या हुआ था? महात्मा गांधी को यहाँ पे महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखना है। तो समझ में आ गया नील कठिया अनुबंध क्या था? तो नील कठिया अनुबंध में यही था कि 3/20 भाग पे वहाँ के किसानों को वहाँ पे नील की खेती करना क्या था? अनिवार्य था, जिससे वहाँ के किसान क्या थे? बहुत ज़्यादा परेशान थे। इसीलिए क्या होता है? महात्मा गांधी उनकी समस्याओं को हल करने के लिए भारत में पहला अपना सत्याग्रह करते हैं, जिसका नाम होता है चंपारण सत्याग्रह, और ये कब करते हैं? 1917 में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है। अगला जो प्रश्न है हमारा यहाँ पे वो है कि प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो जो प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन था, ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, और कहाँ किया था ये भी याद रखना है। सन 1904 में इन्होंने इसको साउथ अफ्रीका में यहाँ पे इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, अब जो ये इंडियन ओपिनियन नाम का जो समाचार पत्र था, ये क्या था यहाँ पे? ये भी याद रखना है। तो ये क्या था? यहाँ पे 4 भाषाओं में यहाँ पे छपता था। तो आपको चारों भाषाओं के नाम भी याद रखने, कौन कौन सी भाषा में छपता था। एक ही छपता था हिंदी में, ठीक है, एक ही छपता था हिंदी में, एक छपता था गुजराती में, एक इंग्लिश में, और एक छपता था तमिल में। तो 4 भाषाओं में यहाँ पे इंडियन ओपिनियन जो समाचार पत्र था ये छपता था। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश,
गुजराती और तमिल, ठीक है। और इस इंडियन ओपिनियन के जो पहले संपादक थे उनका नाम भी आपको याद रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको जो पहले यहाँ पे संपादक थे वो कौन थे, वो थे इनके संपादक मनसुख लाल नजर, ठीक है। मनसुख लाल नजर क्या थे, इंडियन ओपिनियन के पहले यहाँ पे क्या थे, संपादक थे, ठीक है। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यहाँ पे किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इन दोनों के द्वारा ही यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण यहाँ पे जारी किया जाता है। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है क्या, तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है ये एक प्रकार की यहाँ पे क्या रिट है, ठीक है। एक प्रकार की क्या रिट है जिसे भारत का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों क्या करते हैं, यहाँ पे जारी करते हैं। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें क्या होता है कि 24 घंटे के भीतर जो भी आरोपी होता है जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है उसको क्या करना होता है, न्यायालय के सामने यहाँ पे क्या करना, प्रस्तुत करना होता है, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पे रिट है, ठीक है, कितने प्रकार की रिट है, तो टोटल यहाँ पे 5 प्रकार की रिट है। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो आर्टिकल 32 के तहत यहाँ पे रिट जारी करता है, और जो उच्च न्यायालय है ये आर्टिकल 226 के तहत यहाँ पे क्या करता है, रिट जारी करता है। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत जारी करता है कौन, हाई कोर्ट, ठीक है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है कि भारत में राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है। तो भारत में राज्यों की जो विधान परिषद है इनकी सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या है ये कितनी है, ये है तुम्हारी कितनी, 40, ठीक है। कितनी है यहाँ पे, 40। और अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछता है कि अधिकतम कितनी है, तो ये अधिकतम होती है विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3, ठीक है। तो किसकी, विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 ये क्या होती है, ये होती है कितनी, अधिकतम, ठीक है। ये होती है अधिकतम संख्या। और न्यूनतम कितनी है, न्यूनतम है यहाँ पे कितनी, 40, ठीक है। ये भी याद रखना है। अब यहाँ पे जो विधान परिषद है, ठीक है, जो विधान परिषद है इसके जो सदस्यों का जो चुनाव होता है यानी कि किस प्रकार चुने जाते हैं, तो आपको ये भी याद रखने हैं। तो जो 1/3 सदस्य हैं ये चुने जाते हैं विधानसभा के द्वारा, ठीक है। और जो 1/3 सदस्य चुने जाते हैं वो चुने जाते हैं किसके द्वारा, नगर पालिका परिषद के द्वारा। और जो 1/6 सदस्य चुने जाते हैं ये राज्यपाल को मनोनीत करता है। 1/12 सरकारी टीचर के द्वारा, और 1/12 जो यहाँ पे ग्रेजुएशन करने वाले छात्र होते हैं उनके द्वारा यहाँ पे ये चुने जाते हैं। तो 1/3 आपको याद रखना है विधानसभा के द्वारा, 1/3 विधान जो नगर पालिका परिषद है उनके द्वारा, 1/6 जो राज्यपाल मनोनीत करता है, 1/12 यहाँ पे सरकारी टीचर, और 1/12 होता है जो ग्रेजुएशन करने वाले छात्र होते हैं उनके द्वारा इनका यहाँ पे चुनाव किया जाता है। तो वर्तमान में जो यहाँ पे विधान परिषद है ये सिर्फ 6 राज्यों में यहाँ पे क्या है, लागू है, ठीक है। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं, यूपी, बिहार, ठीक है। आपको नाम भी याद रखने हैं कौन कौन से हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है। इन 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद है। और जो विधान परिषद है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है उच्च सदन। और इसके जो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 6 वर्ष इसके सदस्यों का क्या होता है, कार्यकाल होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी ये कब करी थी, ये करी थी 30 सितंबर 1955 को, ठीक है। तो 30 सितंबर 1955 को राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी यहाँ पे रिपोर्ट क्या करी थी, प्रस्तुत करी थी। अब बात आती है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसका गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था 22 दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर 1953 को यहाँ पे राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या गठन किया गया था, किसकी अध्यक्षता में, ये किया गया था फजल अली, ठीक है। इसी को राज्य पुनर्गठन आयोग का अन्य नाम भी क्या है, फजल अली आयोग, ठीक है। फजल अली आयोग भी इसका अन्य नाम है। तो फजल अली की अध्यक्षता में यहाँ पे राज्य पुनर्गठन आयोग का 22 दिसंबर 1953 को गठन किया गया था। तो जब यहाँ पे जो राज्य पुनर्गठन आयोग था ये कितने सदस्य था, ये था 3 सदस्य। तो कभी आपसे पूछे कि कितने सदस्य थे इसमें, ये था कितना, 3 सदस्य था, जिसमें एक तो इसमें कौन थे, फजल अली थे, और जो इसमें 2 अन्य थे उनके नाम भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि 2 अन्य कौन थे, एक इसमें थे कौन, हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है, एक इसमें थे हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू। और जो अगले यहाँ पे थे इसमें दूसरे वो थे KM पाणिकर, ठीक है, KM पाणिकर, ये क्या थे, अन्य क्या थे, 2 इसमें सदस्य थे फजल अली आयोग में, ठीक है। तो अपनी रिपोर्ट कब सौंपता है, ये 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे
कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने एवं स्वीकार करने के लिए फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने एवं स्वीकार करने हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का जो प्रतिनिधित्व किया था, ये किसने किया था? ये किया था सर स्वामी रामास्वामी मुदलियार ने। ठीक है, सर रामास्वामी मुदलियार ने इसका क्या किया था? प्रतिनिधित्व किया था। अब जो ये सर रामास्वामी मुदलियार थे, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि इन्हीं को, ठीक है, जो सर रामास्वामी मुदलियार है, इनको क्या गया था 1900, ठीक है, याद रखना है आपको, इन्हीं को क्या हुआ था 1945 में 1945 में इनको जो इको शॉक है, ठीक है, जो क्या है इको शॉक, ठीक है, जो इको शॉक है इसका क्या चुना गया था? अध्यक्ष भी इनको बनाया गया था। अब तो जो इको शॉक है ये है क्या? ये है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। ठीक है, क्या है? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का इनको पहली बार क्या बनाया गया था? 1946 में इसको इनका अध्यक्ष बनाया गया था। और जो ये हुआ था, जो ये जो सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे, ये कब गए थे? 1945 में ये भाग लेने के लिए गए थे और 46 में इनको क्या बनाया गया था? इसका पे अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना 1965 में कहाँ की गई थी? तो भारत में जो प्रथम निर्यात संस्करण जोन की स्थापना की गई थी, ये 1965 में कहाँ की गई थी? ये कांडला यानी गुजरात में की गई थी। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है कि निम्न में से एक विश्व जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। तो जो जैव विविधता का हॉटस्पॉट है वो कौन है? वो है इसमें पश्चिमी घाट। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है, तो भारत में जो है वो 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। और अगर वहीं हम बात करें विश्व में, ठीक है, तो विश्व में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो विश्व में आते हैं 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट और भारत में कितने? 4। और भारत में ये 4 कहाँ कहाँ हैं? एक तो ये पश्चिमी घाट, एक इसमें आता है हिमालय, एक आता है भारत वर्मा क्षेत्र और एक आता है इसमें सुंदरलैंड का क्षेत्र। यानी कि इन 4 जगह पे यहाँ पे जैव विविधता के हॉटस्पॉट भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे लूनी नदी निम्नलिखित में मानसून के समय किस में गिरती है? तो जो लूनी नदी है वो किस में जाके गिरती है? तो इसका जो मानसून के समय, तो ये इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर है क्या? इसका राइट आंसर है अरब सागर। ठीक है, ये कहाँ गिरती है? ये गिरती है अरब सागर में। ठीक है, अब जो लूनी नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, लूनी नदी वहाँ से निकलती है और मानसून के समय ये अरब सागर में जाके गिरती है। और अगर यहाँ पे मानसून नहीं होता तो जो लूनी नदी है ये कहाँ गिरती है? ये गिरती है यहाँ पे कच्छ के रण में। ठीक है, कच्छ के रण में यहाँ पे लूनी नदी क्या होती है? गिरती है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है कि पुलिकट झील मध्य में स्थित है। तो जो पुलिकट झील है वो किस किस के मध्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे यहाँ पे पुलिकट झील जो है स्थित है। अब जो पुलिकट झील है, ठीक है, ये चिल्का झील के बाद खारे पानी की क्या है? खारे पानी की क्या है? झील है। ठीक है, खारे पानी की क्या एक लैगून यहाँ पे झील है। ठीक है, लैगून झील है। खारे पानी के सेकेंड नंबर की यहाँ पे लैगून झील है। कौन? चिल्का के बाद पुलिकट झील। अब जो ये पुलिकट झील है इसी के मुहाने पे यहाँ पे क्या एक द्वीप है जिसका नाम है श्री हरिकोटा द्वीप। ठीक है, तो अगर कभी आपसे पूछे कि श्री हरिकोटा द्वीप कहाँ है, तो श्री हरिकोटा द्वीप भी इस पुलिकट झील के निकट है। इसी श्री हरिकोटा द्वीप पे भारत का क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहाँ पे क्या है? स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि जहांगीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर किस प्रकार की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे? तो जहांगीर के जो दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर थे ये किस प्रकार की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पशु पक्षी। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि शक क्षत्रप के सिक्कों में सोने चांदी का अनुपात क्या था? तो शक और क्षत्रकों के सिक्कों में सोने चांदी का जो अनुपात था ये था कितना? 1:35। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि बांग्लादेश में गंगा नदी कहलाती है। तो बांग्लादेश में जो गंगा नदी कहलाती है ये कहलाती है क्या? पद्मा। ठीक है, किस नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में? पद्मा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, नहीं जिसे बोलते हैं जिसे क्या बोलते हैं? कैग। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं कैग। ठीक है, ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको
प्रस्तुत करता है? ये करता है भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, अब जो कैग है भारत किस भाग में है? तो जो कैग है ये भाग 5 में है। ठीक है, कैग किस में? भाग 5 में है। ठीक है, और 148, ठीक है, 148 से लेके 151 आर्टिकल में इसका वर्णन मिलता है। और इस 151 आर्टिकल के तहत ही जो कैग होता है, ठीक है, ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रपति को यहाँ पे प्रस्तुत करता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा यहाँ पे वो है कि निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था है? तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक का मतलब होता है जिसका हमारे संविधान में वर्णन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? भारत का निर्वाचन आयोग यहाँ पे एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, जो भाग 15, किस भाग में? भाग 15 में 324 से लेके 329 तक इसका क्या है यहाँ पे वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि मुख्य केंद्रीय क्षेप यानी जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है वो किसे किसे अलग करती है? तो यहाँ पे जो मुख्य केंद्रीय क्षेप है यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट है ये किसे किसे अलग करती है? तो ये अलग करती है किसे? महान हिमालय को लघु हिमालय से। ठीक है, यानी कि वृहद हिमालय और लघु हिमालय को आपस में क्या करती है? यहाँ पे अलग करती है। अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे बनाएं, ठीक है, जैसे हमने देखा, मान लो यहाँ पे मान लो ये ट्रांस हिमालय हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बोला महान हिमालय, फिर हमने बोला फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक, और सबसे लास्ट में हमने बोला कि यहाँ पे क्या देंगे? उत्तरी मैदान। ठीक है, मान लो ये ट्रांस हिमालय हो गया, ये हमारा हो गया महान हिमालय। ठीक है, ये हो गया लघु हिमालय, ये हो गया शिवालिक, और ये हमारे हो गए उत्तरी मैदान। तो ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से जो अलग करता है वो कौन करता है? ITCZ, यानी कि इसे बोलता है इंडस सांगपो सचर जोन। ठीक है, ये अलग करता है। फिर आता है महान हिमालय के लघु हिमालय से कौन अलग करता है? तो ये करता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी कि MCT। फिर आता है लघु हिमालय और शिवालिक को कौन अलग करता है? तो ये करता है MBT यानी कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट। फिर आता है शिवालिक और वृहद हिमालय को कौन अलग करता है? तो ये करता है यहाँ पे HFF यानी कि हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, यहाँ पे ये अलग करता है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा वो है कि निम्न में से सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है? तो निम्न में से सर्वोत्तम श्रेणी का जो कोयला होता है वो होता है क्या? वो होता है एंथ्रेसाइट। ठीक है, एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला होता है जिसमें 85%, कितना? 85% क्या होता है? कोयले की मात्रा पाई जाती है। इसमें होता है, सबसे पहले आता है इसमें एंथ्रेसाइट, फिर आता है बिटुमिनस, ठीक है, फिर आता है लिग्नाइट, फिर आता है क्या? पीट, यानी कि सबसे अच्छा होता है इसमें एंथ्रेसाइट, फिर आता है इसमें बिटुमिनस। तो भारत में सर्वाधिक जो पाया जाता है वो पाया जाता है कौन सा? बिटुमिनस। ठीक है, फिर आता है लिग्नाइट, फिर आता है पीट। तो सबसे कम गुणवत्ता वाला जो कोयला होता है वो होता है पीट। तो सबसे कम क्या होती है इसकी यहाँ पे गुणवत्ता होती है। ठीक है, अगर हम अभी भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें कि जो कोयला है उसका जो सर्वाधिक भंडारण करता है, तो सबसे ज़्यादा जो भंडारण वाला राज्य है वो है इसका झारखंड। तो ये भी याद रखना है। तो झारखंड क्या करता है? इसका सर्वाधिक भंडारण। ठीक है, सबसे ज़्यादा भंडारण कौन करता है इसमें? वो करता है झारखंड। और जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है छत्तीसगढ़। तो इसका उत्पादन करता राज्य कौन सा है? वो हो जाएगा इसमें छत्तीसगढ़। तो दोनों आपको याद रखना है। झारखंड क्या करता है इसमें? भंडारण, और उत्पादन में सबसे शीर्ष पे कौन हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ठीक है, और इसमें आते हैं दो जगह जो है बहुत ज़्यादा फेमस है कोयले के लिए, ये भी आपको याद रखनी है। एक है इसमें रानीगंज। ठीक है, एक है इसमें जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, जो रानीगंज है किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी कोयले के लिए प्रसिद्ध है, जो हमारी वेस्ट बंगाल में पड़ती है। और एक इसमें आती है तालेचर। तो तालेचर और रानीगंज दोनों क्या है यहाँ पे? कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं। जो रानीगंज है वेस्ट बंगाल में पड़ती है, और तालेचर जो पड़ती है ये पड़ती है कहाँ? उड़ीसा में। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्न में से कपास की फसल के उत्पादन हेतु कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो निम्न में से कपास की फसल के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो ये मानी जाती है कौन सी? ये मानी जाती है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी यहाँ पे कपास की फसल के उत्पादन के लिए बहुत अच्छी यहाँ पे मानी जाती है। ठीक है, अब जो यहाँ पे काली मिट्टी है इसी को याद रखना है आपको, इसी को बोलते हैं रेंगूर मिट्टी। तो काली मिट्टी का ही अन्य नाम यहाँ पे रेंगूर मिट्टी, इसी को क्या कहते हैं? लावा मिट्टी भी किसे कहा जाता है? यहाँ पे काली मिट्टी को ही कहा जाता है। ठीक है, अब जो यहाँ पे ये काली मिट्टी है जिसका निर्माण होता है वो क्या होता है? बेसाल्ट, जो चट्टानें होती हैं इनके टूटने से यहाँ पे क्या होता है? इस काली मिट्टी का यहाँ पे निर्माण होता है। ठीक है, अब जो यहाँ पे क्या होता है?
जो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी में क्या होता है कि पानी की अधिकता के कारण, ठीक है, पानी की अधिकता के कारण इसमें क्या होता है, दरारें पड़ जाती हैं। तो पानी की अधिकता के कारण इसमें क्या दरारें पड़ जाती हैं, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है, स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इसे स्वतः जुताई वाली भी मृदा मिट्टी भी किसे कहा जाता है, वो काली मिट्टी को यहाँ पे कहा जाता है। और जो काली मिट्टी